हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बीन्स। आज हम कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? ये पार्ट के हम 1 शॉर्ट वीडियोस आपको पहले बता चुके हैं। ये पार्ट है हमारा जॉर्ज पंचम की नाक। तो ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, ये पार्ट हम शॉर्ट में आपको समझा देते हैं कि क्या था। रानी एलिजाबेथ जो है वो भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आई हुई थी। उन्हें भारत भी आना था। तो क्या था, नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, बस्ट, यानी कि सिर्फ इतनी धड़ जो बोलते हैं ऊपर का एरिया, वो लगा हुआ था। उसकी नाक किसी ने तोड़ दी। अब उस नाक को भाई बनवाने के लिए बहुत मशक्कत की जा रही थी। कारीगर को बुलाया गया। कारीगर ने कहा कि ये पत्थर जो है इसको ढूंढना पड़ेगा। उस पत्थर को ढूंढने के लिए वो पूरे भारत का दौरा कर लेता है, मगर उस नाप की उसको कोई पत्थर ही नहीं मिलता है। फिर एंड में फिर ये कोशिश की जाती है कि भाई किसी तरीके से किया जाए, कुछ हो, नाक बनाई जाए, लेकिन कोई तरीका नहीं। एंड में ये होता है कि एक जिंदा बच्चे की नाक जो है, मतलब एक असली नाक जो है वो काट के लगा दी जाती है जॉर्ज पंचम की नाक पर। किसी की नाक सेट नहीं बैठ रही होती। तो ये एक शॉर्ट समरी हमने आपको समझा दी थी, लेकिन इसके 1 शॉर्ट वीडियो पहले बन चुके हैं, तो आप उनको जाकर अच्छे से देखिए, समझिए इस पार्ट को। और अब हम इसके सामने, आपके सामने जो ये पार्ट लेकर आ रहे हैं, ये हमारा कृतिका का है, जैसे हमें पता है। तो इसमें हमें करना क्या है, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वर्णनात्मक में लिखना है। इसमें कोई भी MCQ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो अब देखते हैं कि जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हमें किस तरीके से लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? मतलब तर्कसंगत है, ठहराइए। कहने का मतलब है कि रानी एलिजाबेथ दौरे पे आने वाली थी, तो उनकी दर्जी की क्या परेशानी थी, बात यहां तक है। तो अब क्या दिया है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी के पहनावे को लेकर था। जब रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर जाएंगी तो वो क्या पहनेंगी? दर्जी परेशान था कि भाई वो दौरे पर निकली हुई हैं, वो पहनेंगी क्या, क्योंकि अब वो जिस देश में जा रही थी उस देश की संस्कृति और पहनावे के बारे में दर्जी को नहीं पता था कि वहाँ किस हिसाब से होगा, वहाँ का मौसम कैसा होगा, कैसे कपड़े पहनेंगी। ये बहुत परेशानी थी उसके लिए। उसकी परेशानी तर्कसंगत है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने काम की प्रशंसा चाहता है। वह चाहता था कि उसके कार्य को लोग देखें और सराहें। यदि उसके कार्य को भारतीय उपमहाद्वीप में सराहाया गया तो राज परिवार में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक फायदा होगा और साथ ही साथ दुनिया में नाम होगा। तो ये चीजें हमने आपको बताई। परेशानी का कारण था कि वो पहनेंगी क्या, क्योंकि वहां का भाई कैसा मौसम है, वहाँ का पहनावा कैसा चलता है, कैसे पहनेंगे। और अगर काम खराब होगा तो बदनामी होगी भाई दर्जी की, और अगर अच्छा होगा तो वाहवाही होगी। भाई एशिया महाद्वीप में आ रहा था, तो पूरा महाद्वीप इस चीज़ को देखने वाला था। रानी एलिजाबेथ थी। अब अगर उनके काम को पसंद किया जाता तो उसकी आर्थिक, मतलब उसकी भाई प्रमोशन होता, तो उसको पैसे भी ज़्यादा मिलते। तो ये सारी चीज़ें वो सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी के दौरे का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे सरकारी तंत्र के माथे पर बल पड़ते जा रहे थे। माथे पर बल पड़ने के क्या कारण थे? जॉर्ज पंचम के पाठ के आधार पर बताइए। अब क्या था, रानी एलिजाबेथ आने वाली थी और समय बहुत ही नजदीक आ रहा था, मगर परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि जॉर्ज पंचम की जो लाट तोड़ी गई थी, यानी जिसकी नाक काटी गई थी, उसकी नाक के लिए सही पत्थर नहीं मिल रहा था। वो मसला नहीं हल हो पा रहा था, इसीलिए सरकारी तंत्र के माथे पर बल पड़े हुए थे। मतलब बल पड़ने का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा परेशान थे, चिंतित थे। ये एक मुहावरा है। तो ये चीज थी। तो अब इसको हम लिखते कैसे हैं, हमने आपको ये बताया कि कैसे ये कारण था उसका। अब इसको लिखेंगे कैसे। रानी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। एक दिन अचानक ही एक बड़ी परेशानी आ गई। इस परेशानी ने सरकारी तंत्र के माथे पर बल डाल दिए। यह बड़ी परेशानी थी, अचानक उसी समय जॉर्ज पंचम की लाट से नाक गायब हो गई। लाट का मतलब क्या होता है आपका, जिसको हम बस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। मतलब पूरी मूर्ति नहीं होती है, सिर्फ लाट, यानी कि बस्ट एरिया होता है। हथियारबंद पहरेदार के द्वारा गश्त लगाने पर भी नाक गायब हो गई। नई दिल्ली में सब कुछ संपन्न दिखाई दे रहा था, पर जॉर्ज पंचम की नाक ना होना तंत्र की नाक की बात थी। यानी कि अगर मूर्ति की नाक गायब हुई है
तो अब सोचिए यहाँ पर ये था कि सरकारी तंत्र की नाक गायब हो गई, मतलब उनकी इज्जत पे बनाई थी। नाक गायब होने का मतलब क्या हो गया, इज्जत पे बनाना। लाट की नाक तो सच में काटी गई थी, लेकिन सरकारी तंत्र की नाक का ना होना मतलब कि अगर रानी ने देख लिया तो उनकी इज्जत मटिया मेट हो जाएगी, ये परेशानी थी। अब तंत्र के सामने यह समस्या हो गई कि समय रहते नाक कैसे लगाई जाए। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी तंत्र के सामने वो क्या थी कि अब ये नाक लगाई कैसे जाए, ये परेशानी का सबसे बड़ा कारण था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। समाचार पत्रों की जन जागरण में क्या भूमिका होती है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए। तो समाचार पत्र लोगों को जागृत कैसे करता है, लोगों तक, भाई हम तक जानकारी कैसे पहुंचे, समाचार पत्रों तक। भाई आज तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे जरिए उपलब्ध हैं, लेकिन पहले नहीं हुआ करते थे, पहले सिर्फ समाचार पत्र हुआ करते थे। तो लोग उससे पढ़कर ही जानकारियां लेते थे और जागृत होते थे कि हाँ इस जगह ऐसा घट रहा है, इस जगह ऐसा घट रहा है। लेकिन अब क्या है, ये जॉर्ज पंचम पाठ की नाक, अब क्या था, नाक की समस्या बराबर चल रही थी, बराबर हो रही थी, नाक नहीं लग पा रही, नल नहीं पा रही, एलिजाबेथ आने वाली। लेकिन जिस दिन नाक लगती है उस दिन सब चुप हो जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि सब ये जानते थे कि नाक लगी कैसे है, नाक लगी थी जो है वो एक असली नाक थी। अब अगर असली नाक की बात छाप दी जाती तो भी मटिया में, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतनी बड़ी बात जो है अखबार में छाप दी जाए। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या थी। तो इसी चीज को हमें यहाँ पर डिस्कस करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, समाचार पत्र केवल सूचनाएं या देश विदेश के समाचार ही नहीं देते, बल्कि जन जागरण उत्पन्न करने में, लोगों की में चेतना जगाने में। अब देखिए क्या, जन जागरण उत्पन्न, जन मतलब लोगों और जागरण मतलब उनके अंदर जानकारी का संचार करना, क्या क्या हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए लोग आवाज भी उठाने की हिम्मत इन समाचार पत्रों में लिखे हुए लेखों द्वारा कर पाते हैं। लोगों में चेतना जगाना कि क्या सही है क्या गलत है, ये आप खुद डिसाइड करिए। ऐसी चेतना भी जो है वो अखबारों के जरिए होती है। प्रत्येक क्षेत्र में हलचल मचाने आदि में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की सूचना से लेकर उनकी शाही तैयारियों की विस्तृत चर्चा समाचार पत्र के माध्यम से मिलती है। यानी कि सभी लोगों को रानी एलिजाबेथ की जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी समाचार पत्रों के जरिए मिल रही थी। रानी एलिजाबेथ के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों, यहाँ तक कि उनके कुत्तों की भी पूरी पूरी जीवनियां अखबारों में पढ़ने को मिलती थी। मतलब सबकी जीवनियां, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, कितना प्रोफेशनल, क्या सारी चीजें, जानकारियां जो है वो पेपर में हमको पढ़ने को मिल रही थी। अखबार वाले सरकारी तंत्र के अनुकूल भी लिखते हैं, यानी कि सरकार कैसा चाह रही है उसके हिसाब से ही अखबार में छपता है। और साथ ही ऐसे कार्यों को छापने में से भी बचते हैं जिन कार्यों से सरकार की पोल खुलती है। मतलब ऐसे भी चीजें नहीं छापते जिनसे सरकार की पोल खुल जाए, कि मतलब हाँ ये सरकार ने गलत किया, ऐसी भी चीजों, इतना बड़ा कदम भी अखबार वाले नहीं उठाते हैं। तो जिंदा नाक लगाने की शर्मनाक बात को कोई भी समाचार पत्र यथार्थ में छापकर अपना साहसिक और ईमानदार छवि को प्रस्तुत ना कर सका। तो जिंदा नाक जिस दिन लगाई गई उस दिन ये बात कहीं पर भी अखबार में नहीं छप पाई, क्योंकि ये एक बहुत साहसीपूर्ण कार्य था। अगर ये छाप दिया जाता तो सरकार के विरुद्ध हो जाता। तो और ईमानदारी का काम भी था कि अगर सच छापते तो ये ईमानदारी होती, लेकिन तब भी ये कार्य नहीं किया जा सका। क्योंकि ये बहुत ऐसा कार्य था जिसमें हम अगर छाप दिया जाता तो सरकार के विरुद्ध जाने वाला काम हो जाता। अखबारों में केवल इतना छापा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग गई है। मतलब मसला हल हो गया, ये छापा गया, लेकिन कैसे लगी, क्या लगी, किसकी लगी, ये कोई भी चीज नहीं छापी गई। उस दिन सभी अखबार खाली थे, क्योंकि या तो उनके अंदर सरकार के इस कुकृत्य को, सच को उजागर करने का साहस नहीं था, मतलब उन लोगों के अंदर इस चीज की हिम्मत नहीं थी कि सरकार के इस गलत कार्य को वो छाप सके, या फिर वे जिंदा नाक लगाने की खबर का मौन रहकर विरोध प्रकट कर रहे थे। या तो वो चन्ना छाप के इस गलत बात के लिए विरोध प्रकट कर रहे थे कि हम इसके लिए सहमत नहीं हैं।
इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जन जागरण में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की ओर देशवासियों का ध्यान आकर्षित करते हैं और लोग उनसे प्रभावित भी होते हैं। यानी कि ये चीज ये बताती है कि हम अखबार वाले जो बताते हैं हम तक वही बातें पहुंचती हैं, हम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अगर सच चीजें बता जाएं तो लोगों को चीजें पता चलती हैं और वो अगर गलत है तो उसका विरोध भी करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि अखबार जहां जन जागरण पैदा करती है वहीं पर क्या होता है कि हमारे सामने का सही चीजें न लाए जाए तो हम अंधकार में भी रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का लेखक क्या कहना चाहता है? दिल्ली में सब कुछ था पर नाक नहीं। कारण क्या था? दिल्ली में सारी चीजें व्यवस्थाएं थी, सारी सरकार थी, सब कुछ था, लेकिन नाक ना होने का क्या तात्पर्य था? दिल्ली की नाक का क्या मतलब? देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगा दी गई थी, लेकिन ये जिस तरीके से लगाई गई थी वो गलत था। यानी कि खुद उनके अंदर इतनी शर्म नहीं थी कि वो इस एक मूर्ति की नाक को भी सलामत रख पाते या उसको लगवा पाते अगर टूट गई थी। उसके लिए किसी व्यक्ति की नाक काट के उसके ऊपर लगा दी गई थी। तो यहाँ पर शर्म करने लायक बात बोली गई थी कि दिल्ली को इस बात पर शर्म, यानी कि वहाँ के तंत्र को इस बात के लिए शर्मसार होना चाहिए। तो नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक ना थी। नाक व्यक्ति के सम्मान का प्रतीक होती है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि स्वतंत्रता के बाद देश सर्वसंपन्न था, यानी देश के पास सब कुछ था, पर केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वह अभी भी उनका गुलाम था। किसका? अंग्रेजों का गुलाम था। क्योंकि रानी एलिजाबेथ कहाँ थी? अंग्रेजों की आई थी। हम भले आजाद हो चुके थे मगर अपनी झूठी शान बनाए लगने के लिए भी हमने कैसा कृत्य किया था। अंग्रेजों को देखकर उनसे बातें करना, उनकी जीवन शैली को देखना न केवल उनमें हीन भावना उत्पन्न करता था बल्कि उनके अंदर स्वाभिमान की भी कमी हो जाती थी। यानी कि अंग्रेजों को देखकर क्या होता था, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लगता था, यार वो इतना अच्छे हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, हमें इंग्लिश बोलते हैं, हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो वो एक हीन भावना भी होती थी और हमारे अंदर स्वाभिमान की कमी भी हो जाती थी। उनसे आत्मसम्मान या स्वाभिमान की कमी थी। भारतीयों के अचेतन मन पर गुलामी की छाया का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। तो जो चीजें हम देख रहे थे क्या था वहां पर कि चीजें आपका सब कुछ था, नाक नहीं थी। मतलब जिनके हम गुलाम रहे उनके आने पर हम इतनी ज्यादा कर रहे थे। एक नाक के लिए हमने कितनी जो है जद्दोजहद कर दी थी लगवाने के लिए। वो उस व्यक्ति उनके लिए, उनके आने के आगमन के लिए तैयारी होती थी जिसने हमें 200 साल गुलाम बनाकर रखा था। तो ये सब चीजें थी कि दिल्ली के नाक नहीं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहासी दिखाई देती है वह उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है? मतलब उसको लगाने के लिए जो बदहासी दिखाई, हाँ लग जाए, बस ये चीज थी। तो वो किस मानसिकता को दिखा रहा था कि हम क्यों लगाना चाह रहे हैं, क्या कारण था? सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलामी और चाटुकारिता पूर्ण मानसिकता को दिखाती है। यानी कि हम जो हैं भले तो आजाद हो चुके हों लेकिन हमारी मानसिकता यानी कि हम अभी दिमाग से और मन से अभी भी गुलाम हैं। और चाटुकारिता मतलब हम चापलूसी करते रहते हैं। मतलब नाक लगाने के लिए इतना हुआ था कि हाँ भैया वो आएंगे, उनसे हवाई पानी है, सब कुछ करना, मतलब हम गुलाम हैं, अभी भी हम उनकी गुलामी कर रहे हैं भले हम आजाद हो चुके हों। सरकार का हर कार्य केवल खाना पूर्ति के लिए था, ना कि कर्तव्य बोध के लिए। मतलब हर कार्य क्या कर रही थी? खाना पूर्ति करती। हाँ करना है तो हम करे दे रहे हैं। स्वतंत्र होने के बावजूद भी भारतीय सरकार विदेशी उच्च अधिकारियों को नाराज नहीं करना चाहती थी। हम आजाद हो चुके थे लेकिन तब भी हम उन विदेशियों को नाराज नहीं करना चाहते थे। सरकारी तंत्र उस अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए चित्रित है जिनसे हम पर विभिन्न अत्याचार किए थे। मतलब हम अभी भी उन पर नाक लगाने के लिए, उनके सम्मान के लिए नाक लगाने के लिए तैयार थे जिन्होंने हम पे इतने अत्याचार किए थे। तो इस तरीके से इन 5 क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको बताया है कि आप किस तरीके से डिटेलिंग में इनके आंसर्स देंगे। तो बहुत जरूरी है कि 1 शॉट वीडियो देखिए और उस पार्ट को पूरा समझिए, यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक को पूरा समझिए और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। आगे हम और भी रिवीजन सीरीज लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।